तो हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले हम इससे देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में एनसीईआरटी कह रही है द प्रोसेस ऑफ intermixing of orbitals of slightly different energies so to redistribute their energies, resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energies and shape. For example, when 2s and 3p of carbon hybridize, there is a formation of 4 new sp3 hybrid orbitals. तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन होती किन के बीच में है। हाइब्रिडाइजेशन होती है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के जोड़ों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होती है। मान लो हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लेके चलते हैं। देखो मैं यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना के दिखा रहा हूँ। देखो एक तो है आपका S, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं आपके 3p और उसके बाद फिर आता है, उसके बाद आते हैं 5d। तो पहले तो मुझे गौरी बताएगी कि S एक क्यों, S एक ही क्यों लिया मैंने, ज्यादा क्यों नहीं लिए? सर क्योंकि नंबर ऑफ सर जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं ना, सब शेल्स हमेशा उससे छोटे ही होते हैं, इस वजह से एस तो में सिर्फ 0 ही आ सकता है। तो ऑर्बिटल होता है ना बेटा, ये तो तेरे को यूं बोलना चाहिए। जो S है उसके सॉरी अंदर सब सिर्फ शेल्स। एक ऑर्बिटल, हाँ उसके अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल आ सकता है, वो है 0। जो P है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, -1 0 +1। और जो D है +1 उसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स आते हैं, -2 -1 -2। 0 +1 +2 +1 +2, ठीक है। ऐसे करके हमारे ठीक है। ऑर्बिटल्स आते हैं, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे आ सकते हैं। एक पेयर तो S में आ सकता है, फिर दूसरा पेयर P में आ सकता है, तीसरा पेयर भी P में, चौथा पेयर भी P में, पांचवा पेयर होगा तो वो D में जाएगा, छठा भी D में और सातवां भी D में, और 8 पे वो स्टेबल हो जाता है। आप जानते हो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर उसको शेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी या ट्रांसफरिंग की, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं आपसे कह सकता हूँ 7 पेयर जो होंगे वो होंगे S P P P यानी कि sp3 और D कितने 3 D D D, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। एक S 3 P और 3 D, इन हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ आई? सुप्रिया बात समझ आई? तो बेटा तू यूं कह सकती है कि भैया आपने कहा था अगर 2 नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उसमें से एक होगा S और एक होगा P। 3 नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो एक होगा S और 2 होंगे P। 4 नंबर ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए तो उसमें होगा एक S और 3 P। 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक S 3 P और एक D, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक S 3 P और 2 D। 7 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक S 3 P 3 D, बोलो। ठीक है सर। चलो तो अगर कोई आपसे पूछे 2 पेयर तो आप कहोगे भैया 2 पेयर का मतलब है sp। 5 पेयर एक S 3 P एक D। और इन हाइब्रिडाइजेशन को कुछ इस तरीके से फिल किया जाएगा, ठीक। ठीक है सर। अब जिसको यहां तक डाउट है पहले वो पूछ लो। कार्तिक कोई डाउट? यस सर, एक डाउट है सर। अबव प्रिंसिपल के हिसाब से तो ये एक एक भरने चाहिए थे पहले, तो आपने तो दो दो भरे। अच्छा ठीक है, ये वाली बात को मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख और बेटा, सर अगर एक अनपेयर्ड होता तो? अच्छा ये वाली बात भी बताता हूँ। अनपेड वाली बात बतानी है और एक अबव प्रिंसिपल आपको यहाँ पे वॉलेट होता दिखाई दे रहा है, ये 2 बातें बतानी है। यस सर।
अब जरा शेप को देखना, एस की शेप, पी की शेप, डी की शेप डिस्कस कर चुके हम। एस होता है स्फेरिकल, पी होता है डंप बेल, डी होता है डबल डंप बेल। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन की। अगर एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल के साथ जुड़ना चाहेगा तो जुड़ के तो वो ये बनाएगा, एक एस और एक पी, कोई दिक्कत? नो सर। अब वो अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा, बांटेगा। क्या करेगा? बांटेगा। तो जब बांटेगा ना, तो उसका एक शेल तो इस तरफ जाएगा जिससे उसको जुड़ना है, और एक इस तरफ, और दोनों पी की फॉर्म में आ जाएंगे। अब एस दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर कहीं? नहीं। दो पी ऑर्बिटल्स है। अच्छा जरा ध्यान दो, हाँ। ये आपका डंबल है ना? डंबल मतलब दोनों साइड से बराबर, ठीक? यस सर। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं कि भाई उसको ना, अब इस शेप को समझिए बेटा जरा, मैं एक पेज ऐड कर रहा हूँ, देख, ये एक डंबल शेप थी, ठीक? जी सर। इसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, इसको इसके पास जाना था, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया। अट्रैक्ट हुआ तो दूसरी शेप छोटी हो गई और ये बड़ी हो गई, ठीक है? ठीक है सर। कोई बॉन्ड बना? यस सर। हाँ, कोवेलेंट बॉन्ड। शाबाश। तो अगर मैं इन शेप्स को ऐसे बनाऊं, जरा सारे बच्चे ध्यान देना, जिसको जो डाउट हो वो पूछना। ये आपका P, उसके साइड में एक S, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ ये। अब आपने कहा भैया ऐसा तो हुआ, लेकिन उसके उस साइड भी कोई ऐसा ही था। अच्छा, तो उस साइड भी एक ऐसा ही अट्रैक्ट हुआ और उसने शेप बनाई ऐसी। अब जरा देखना कैसी शेप बनी है। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, और दो बॉन्ड के बीच में 180 डिग्री होता है एंगल। यस सर। क्लियर है बात? सर एक डाउट था। पूछो। सर इट मीन्स यहाँ पे दो पी है, दो पी शेल्स हैं, दो पी है यहाँ ना पे। ना ना ना, एक ऐसे और एक पी है, लेकिन वो रीडिस्ट्रीब्यूट होके दोनों पी जैसा काम कर रहे हैं। सर ये बात रिपीट कर दो, समझ नहीं आई। एक यहाँ ध्यान दे, ये एक एस है, दिख रहा है? ये एक पी है और ये एक पी है। कार्तिक तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। यस सर। एस पी पी दिखाई दे रहा है? यस सर। अब तूने कहा भैया पी एक्स पे था और ये वाला पी वाई पे था, तो ये देखिए पी एक्स एक्सिस पे है, ये पी वाई एक्सिस पे है, और ये पूरा का पूरा एस है। एस को मैं दूसरे कलर व्हाइट से बना रहा हूँ, ठीक है? यस सर। अब मैंने तेरे से कहा बेटा ये तो S प्लस पी हो गया, हाइब्रिडाइजेशन का होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब S प्लस पी नहीं है, रीडिस्ट्रीब्यूशन भी तो है। जब वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा ना अपनी एनर्जीज को, तो देख क्या बनाएगा। अब वो कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा दूर चले जाएं, और ये बबल छोटा क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। उस तरफ कोई एलिमेंट होता है जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो रहा है, और ये ज्यादा से ज्यादा दूर जाके ये पेयर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब आपको कोई एंगल दिखाई दे रहा है इनके बीच में? नो सर। 120 डिग्री। सर लेकिन इधर तो 3 पी 120। बन गए। हाँ, 3p मत बोलना बेटा, इसको बोल कि ये अब रीडिस्ट्रीब्यूट होकर एक शेल बना है। p तो ऐसा होता है बिल्कुल दोनों तरफ से, दोनों डंबल इक्वल। ये दोनों तरफ से इक्वल कहाँ है? ये ऐसा है, स्ट्रेच्ड। हाँ, आप इसको ये कह सकते हो, देखो इसका नया नाम रख रहा हूं मैं, एक्साइटेड ऑर्बिटल। अब ठीक है? यस सर। अब कुछ समझ में आया? यस सर सर। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूटेड शेप्स हमें याद करने पड़ेंगे। हाँ। ओके कौन पूछ सर। रहा है? सगुंजन। गुंजन, ठीक है। गुंजन अब एक और पेज दे। अब सारे बच्चे ध्यान दो। सुप्रिया ये बात समझ आई बेटा? ठीक है, अब जरा इस चीज को देखो, क्या ले रहा हूं मैं, एक एस, तीन पी। अब तीनों पी की ना डायरेक्शन भी ले रहा हूं मैं, एक्स वाई जेड, जिससे आपको और समझ में आए। पी पी और पी। अच्छा, आप अगर एक्स वाई जेड को एक साथ दिखाओगे तो क्या ऐसा दिखाओगे?
गुंजन, यस सर, ऐसे दिखाएंगे। sp, अब इसमें s कहाँ दिखाऊंगा मैं? s दिखा दिया मैंने दूसरे कलर से, ये सर्कुलर। देख तेरे को sp3 दिखाई दे रहा है? यस सर। s कितने p से अपने आप को बांट रहा है? सर 3। सब p से बराबर बांट रहा है क्या? यस सर। तो 3D में पूरी तरीके से बट रहा है। यस सर। तो तू यूं कहेगी कि भैया अब ये रीडिस्ट्रीब्यूट होके 4 शेल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? 4 शेल। अब जरा उन शेल्स को देख। एक शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा। अभी मत सोचिए भैया आपने यहाँ का बना दिया, ये पीछे है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। ये प्लेन पे 1 2 3 और ये पीछे 3 डायमेंशनल है। याद करो मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडाइजेशन 3 डायमेंशनल होती है, 4 वाली। नाम क्या था? टेट्राहेड्रल। याद आया? यस सर। यस सर। तो अब इस टेट्राहेड्रल शेप को पढ़ पा रहे हो? यस सर। यस सर। अब जरा इधर आ जाओ। अब इन बनी बनाई फिगर्स को देखो। ये sp अब समझ आ रही है? यस सर। जरा नीचे आना। sp2, एक s 2 p मिलकर ऐसे बने और फिर उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूट हुए। सर ऐसे तो हर रीडिस्ट्रीब्यूटेड शेप में एक भी एक्स्ट्रा हो रहा है। हाँ, यूं समझ ले, जो 4 s, एक s 3 p थे ना, वो सब के सब p बन गए। इसको p मत बोलो ओके ना बेटा सर। तुम, इसे तुम बोलो एक्साइटेड ऑर्बिटल। क्या बोलोगे? एक्साइटेड ऑर्बिटल। अब इधर आ जा, इस sp3 को देख। ठीक है? यस सर। ठीक है। सर अब एस हम कौन बात से करें ऑर्बिट में लाई करता है एक्सिस में? s x y z तीनों में लाई करता है क्योंकि अकेला है। ठीक है? सर लेकिन आपने इसलिए जो पिछली बार एस जेड बताया था। ना 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 ना, मैंने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नाम बताया था, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मैंने कहा था p का z होता है, s का कोई एक्सिस नहीं होता। ओके सर। हाँ, अब जरा इधर ध्यान दे। देख यहाँ लिखा हुआ है, देख ले, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। देखो दिखाई दे रहा है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है वो z होता है, s का होता है। s के लिए कुछ नहीं लिखा मैंने, p के लिए z होता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। x और y का जो एक्सिस होता है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस नहीं होता। ठीक है? यस सर। ठीक है? अब मैं तेरी हाइब्रिडाइजेशन बताने जा रहा हूँ, जो तूने पूछा था कि भैया ये अवबाव प्रिंसिपल को गलत कर रहा है। ठीक है यस सर। कार्तिक? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आ रही है? हाँ जी सर। फास्फोरस और क्लोरीन की। यस सर। फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं जरा देख, आउटर मोस्ट शेल में? 5। 5। शाबाश। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? 7। अच्छा, तुझे पता होना चाहिए PCl5 में फास्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, क्लोरीन नहीं। PCl5 में कौन 5 बॉन्ड बना रहा है? फॉस्फोरस। क्लोरीन तो नहीं बना रहा ना? नो सर। तो जो फास्फोरस है ना, उसके एक्साइटेड होने की बात करूंगा मैं। किसके एक्साइटेड होने की बात करूंगा? फॉस्फोरस के। चल ठीक है। अब जरा ध्यान दे, अगर फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने ये लिख दी। इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं? क्लोरीन 1। के पास कितने? हाँ, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना? अच्छा, अब मैं इसको एक्साइट नहीं करूंगा, एक्साइट किसको करूंगा मैं? फॉस्फोरस को। अगर मैं फास्फोरस को एक्साइट भी करता हूँ तो फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स खुलेंगे, फास्फोरस के जो इलेक्ट्रॉन्स खुलेंगे वो किस तरीके से खुलेंगे? इस वक्त तेरे को फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं? है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, अब जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों ये कह रहे हैं हम बंद के क्यों रहे, हम नए शेल में चले जाते हैं। हम जानते हैं
3s होता है, 3p होता है, तो 3d भी होता है। 3d हमारा खाली पड़ा, हम वहां जाके बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत? नो सर। तो तू ये बता सकता है कि कितने इलेक्ट्रॉन से इस वक्त एक्साइटेड? यस सर। कितने? 5। 5 करूं एक्साइट? ये देख, दिखाई दे रहे हैं एक्साइटेड 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ जी सर। एक s में, 3 p में और एक d में, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3। अब तू कहेगा भैया ये तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये तो हुम्स रूल को मान रहे हैं, लेकिन आपने तो पेयरिंग कर दी थी। अब हम पेयरिंग करेंगे, वो देखियो पेयरिंग कैसे करी थी मैंने। फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। यस सर। ये पांचों क्लोरीन के साथ कहेगा, पांचों क्लोरीन को कहेगा भाई मेरे साथ एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर लो, और मेरे साथ ना एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लो। क्या बना लो? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पहला कोवलेंट बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंट बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन पॉसिबल है। ये कोवलेंट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट। सर इंडिपेंडेंट किससे होता है? पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड इसके बाद आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो अब कोई तेरे से पूछे सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो तू कहेगा भैया ये 5 सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं फास्फोरस और क्लोरीन के बीच में, दिख रहे हैं? हाँ जी सर। तो 5 क्लोरीन एक फास्फोरस के साथ 5 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं? 5। ठीक है, तो अब नीचे देख बेटा, यहाँ फास्फोरस क्लोरीन के साथ जुड़ जुड़ के 5, ये देख 5 क्लोरीन के साथ जुड़ जुड़ के एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, क्या बना लेगा? PCl5। क्या बना लेगा? PCl5। PCl5 तेरे से पूछे तो PCl5 में देख मैंने जान के ये 2 कलर दिखाए हैं। येलो कलर है फास्फोरस का, व्हाइट कलर है क्लोरीन का। PCl5 एक मॉलिक्यूल है, इसके पास तो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ जी सर। हाँ, तो ये हुन्स रूल को मान रहे हैं। यस सर। हाँ, तो ये बनाया था बेटा। अब कुछ समझ आया? यस सर। किसी को कोई डाउट? सर हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रही ना, तब भी यहाँ पे भी sp3d है। हाँ, sp3d है। ठीक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, फास्फोरस एक्साइट ही क्यों हुआ? अगर फास्फोरस एक्साइट नहीं होगा तो वो बॉन्ड क्यों बनाएगा? फास्फोरस को क्लोरीन ने एक्साइट किया है, ठीक है? फास्फोरस चुपचाप बैठा था कोने में, उसका कोई मन नहीं था कुछ करने का, लेकिन उसको एक्साइट किया किसने? क्लोरीन ने। हमारी क्लोरीन क्लास ने। में एक शरीफ बच्चा होता है ना, वो शरीफ बच्चा कुछ नहीं करता, लेकिन 5 बदमाश बच्चे उसके पास आएंगे तो क्या कर देंगे? उसको अपने जैसा कर देंगे। यस सर। क्या देके? एनर्जी देके। वो एनर्जी दी क्लोरीन ने, और जब इस तरीके की रिएक्शन होती है तो दोनों अपनी एनर्जीज लॉस करते हैं, फास्फोरस भी और क्लोरीन भी, और एनर्जी छोड़ने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं। ये स्टेबिलिटी ओके सर। हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन भी स्टेबिलिटी समझाती है। होता क्या है, किसी की एनर्जी 170 है, किसी की एनर्जी 100 है। अगर ये दोनों जुड़ के अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करके इक्वल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले तो होगा पता है क्या? ये स्टेबल हो जाएंगे। क्यों? सिमिट्री आ जाएगी। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी से एनर्जी कम भी होगी और एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने से उनकी एनर्जी स्टेबल हो जाएगी। बात ठीक है? जितनी भी यस सर। सिमिट्री आए, एनर्जी में सिमिट्री आए, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे वो चीज सिमिट्रिक होती है और सिमिट्रिक होने से स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, यस सर। चलो, और किसी को कोई दिक्कत ही ना, कोई प्रॉब्लम? अब इधर आ जाओ। कभी ये सुना है C2H6, C2H4, C2H2, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? यस सर, सुना है। ठीक है, तो बेटा मैं तेरे से बात कर रहा हूँ C2H6 की, तो तू कहेगी भैया कार्बन है जो एक्साइट होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है। यस अब सर। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं फर्स्ट शेल में और 4 है सेकंड शेल में। आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्राउंड स्टेट में जो उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, उसने वो चारों इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर लिए। 2 दिखाई दे रहे हैं S में और 2 दिखाई दे रहे हैं P में। कोई दिक्कत? टी में नहीं सर। मैंने कहा कि भाई अब फिर इन्होंने वही काम करा, इसने कहा भाई मैं इसको भी एक्साइट करके यहाँ भेज दूं और पूरे सारे इलेक्ट्रॉन खोल दूं। चारों को इलेक्ट्रॉन खोल दिए, कार्बन के खोल दिए चारों इलेक्ट्रॉन। हाँ। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स खुले दिखाई दे रहे हैं? 1 मिनट रुकना पड़ेगा बेटा। हाँ बेटा ध्यान दो, तो यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए।
यस सर। जो पहला कार्बन है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों एक एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके, देखो पहले हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड, तीसरे के साथ। यहाँ हाइड्रोजन थे 6, कितने हाइड्रोजन थे? 6। कार्बन कितने हैं? 2। हम्म। अच्छा, दोनों कार्बन अगर 3-3 हाइड्रोजन रख ले तो सबके साथ तीन सिग्मा तीन बॉन्ड बन जाएगा। और बचा एक सिग्मा बॉन्ड, वो दोनों कार्बन कार्बन बना लेंगे अपना। बोलो ठीक है गलत है? हाँ सही है। तो तुम ये कह सकते हो कार्बन ने कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया और कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ अलग अलग करके सिग्मा बॉन्ड बनाया। सिग्मा बॉन्ड्स बनाए। ठीक। क्लियर? यस सर। सर अगर मैं C2H, हाँ बोलो। सर अगर हमें कोई एल्काइल ग्रुप बनाना हो तो कैसे बनेगा? तब तो डिवाइड नहीं होगा प्रॉपरली। बना रहा हूँ ना, वही तो देख अगले आ रहे हैं, एल्कीन और एल्काइन। देख C2H4 क्या है? एल्कीन। यस सर। एल्कीन में एक कार्बन को मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिए और इस वाले कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन दे दिए। यस सर। इसका मतलब ये पहला वाला कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तीसरे के साथ भी। अब नीचे वाला कार्बन तीसरे के साथ बनाएगा, चौथे के साथ बनाएगा, बनाएगा। सर। अच्छा, बचे 2 बॉन्ड, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएंगे, एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है। यस यस सर। सर। अब C2H2 की बारी आई है, एक कार्बन दूसरा कार्बन एक एक ही H के साथ बॉन्ड बनाएंगे, तो दोनों अपना पहला पहला सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे। यस सर बना लेंगे। उसके बाद वो पहले बनाएंगे एक सिग्मा सिग्मा बॉन्ड बॉन्ड। आपस में, हाँ कार्बन कार्बन का, और बचे हुए 2 बॉन्ड बनाएंगे पाई, बनाएंगे। पाई। यस सर। और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब कार्तिक कह रहा है भैया ये मिथाइल ग्रुप कैसे बनाएगा बॉन्ड? मिथाइल ग्रुप में तो एक कार्बन के पास 3 ही H है। तो बेटा वो मिथाइल यस ग्रुप सर। स्टेबल भी तो नहीं है, वो किसी के साथ जुड़ता है आगे जाके। ओके सर। हाँ, हर कार्बन की 4 ही तो होगी वैलेंसी, अगर वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं हो पा रही तो वो ऑक्टेट कैसे अपना बनाएगा? ठीक। यस सर। तो ये टॉपिक था आपका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे पोलैरिटी की। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन की। लेकिन अब हम जो केमिकल्स हैं उनको एक ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं CO2 H2O और NO2, तो देखने में तो तीनों के तीनों ट्राई मॉलिक्यूल है, मतलब जिनमें 3 एटम्स हो, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब जरा इसको देखो, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और NO2 भी ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अगर मुझे इनके लोन पेयर ना पता हो, इसके पास एक ही होता है, तो मैं इनके स्ट्रक्चर में फर्क नहीं कर सकता। हो सकता है कोई बच्चा गलती से ये स्ट्रक्चर बना दे अगर वो लोन पेयर का ध्यान ना दे। वैसे तो आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर जब कराया था तब ये सारे स्ट्रक्चर कराए थे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हाइब्रिडाइजेशन के उस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की उस बात को फॉलो नहीं कर रहे कि अगर लोन पेयर होगा तो वो स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब हमने सोचा कि हम इसको इलेक्ट्रॉन से देखते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अब जरा ध्यान देना, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स 8 हो या 8 से कम हो,
तो उसे 2 से डिवाइड कर दो। और अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन आठ से ज्यादा हो तो उसको 8 से डिवाइड करो और रिमाइंडर को टू से। देखो बेटा, आप जानते हो जो पेयर होता है ना वो 2 का होता है और जो ऑक्टेट होता है वो 8 का, इसलिए हम 2 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि अगर एलिमेंट्स हमें पता हो कि भाई ये CO2 है और उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पता हो, तो हम उनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन से पता लगा लेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है या नहीं और कैसी ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर बनाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ। BeCl2, Be के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 7, तो टोटल कितने हो गए? 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 2 पेयर आते हैं, 2 बॉन्ड पेयर। इसका मतलब बेरिलियम को क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड पेयर बनाने चाहिए। CO2 का एग्जांपल ले तो C के पास 4 होते हैं, ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, फिर वही 16, 2 बॉन्ड पेयर। ठीक है। NH3 की बात करते हैं। N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है और तीनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8। 8 या 8 से कम को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ आएगा 4 पेयर। 4 पेयर में से 3 पेयर तो नाइट्रोजन के होंगे हाइड्रोजन के साथ, और जो एक बचा रह गया वो होगा लोन पेयर। तो आप कह सकते हो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। PCl3, फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 क्लोरीन के पास हो जाएंगे 21 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए? 26 इलेक्ट्रॉन। 26 को अगर 8 से डिवाइड करूं तो 3 पे तो ये चला जाएगा पूरा, रिमाइंडर रह जाएगा 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एक पेयर आएगा। ठीक है, इसका मतलब है 4 पेयर वाला स्ट्रक्चर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पीछे इसकी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp एक और एग्जांपल लेता हूं। जिनॉन F6, जिनॉन के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, 7 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, तो कितना आएगा? 50। अब 50 को अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो आता है 6, तो पूरा कंप्लीट चला जाता है, और 2 को 2 से डिवाइड करने पर आता है एक लोन पेयर। तो Xg 7 वाला स्ट्रक्चर बनाएगा जो मैंने आपको बताया था। एक ऊपर और एक नीचे।
हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d3। देखो भाई, अगर मैं आपसे जीनॉन के फ्लोराइड की बात करूं तो जीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और फ्लोरीन के पास 7, तो टोटल कितने हुए 7 टू द 14 और 14 और 8 22। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूं तो दो तो बॉन्ड मुझे आसानी से दिखाई दे रहे हैं, रिमाइंडर बचा 6। 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 3 लोन पेयर। अब सबसे पहले आपको सोचना है कि ये है कितने बॉन्ड पेयर। यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5। अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है तो एक s 3 p और 2 d की बात होगी। ये वाली बात समझ आई? बोलो। यस सर। अब sp3d2 तो हो गया। sp3d2 के बाद अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो क्या बनेगा? 5 का मतलब है ये 1 2 3, चौथा ऊपर, पांचवा नीचे। इसमें एक तो बनेगा यहाँ पर लोन पेयर, एक बनेगा यहाँ पर लोन पेयर और एक बनेगा यहाँ पर लोन पेयर। ठीक है, एक बनेगा फ्लोरीन ऊपर, एक बनेगा फ्लोरीन नीचे। स्ट्रक्चर समझ आया? नाम है इसका लीनियर। यही बनाया था। इसका तो यही होना था। ठीक है, अब जीनॉन F4 को देखो बेटा, XeF4 को। 8 Xe के 7 फ्लोरीन के, 7 चौक 28 और 8 36। डिवाइड करेंगे तो 4 पे तो ये पूरा जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर बचे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। उनको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 2 लोन पेयर बनते हैं, Xe F4, एक लोन पेयर ऊपर, एक लोन पेयर नीचे। ठीक है, ठीक है सर। अब एक केस और देखो, XeOF4। Xe के पास 8, ऑक्सीजन के पास 6 और 4 फ्लोरीन के। टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहां से आपके पास 5 तो कंप्लीट जा रहे हैं बॉन्ड पेयर। अब 2 से एक लोन पेयर आएगा। टोटल पेयर कितने बैठे? 6। 6 पेयर का मतलब वही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 जीनॉन 4 फ्लोरीन के साथ XeF4 बनाएगा, एक लोन पेयर और एक ऑक्सीजन। देखो, इसके बाद जो बेटा टॉपिक आता है आपका वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब क्या है जरा ध्यान दो। पोलर नेचर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब है पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि इसमें 2 पोल्स होंगे, डाइपोल। एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा। ठीक है, डाइपोल का मतलब ये जिसमें 2 पोल्स हो, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल हो। इसको दिखाया इस तरीके से जाता है बेटा, एक एरो बना दो, एरो का ये साइड नेगेटिव होगा और एरो का ये साइड पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपसे, अगर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं यानी कि कोवलेंट बॉन्ड है, जैसे H और Cl के बीच में एक पेयर शेयर कर रहा है, तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1, तो क्लोरीन की तरफ जाएगा वो डाइपोल। डाइपोल का जो इम्पैक्ट होगा वो क्लोरीन की तरफ होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एक बात, क्लोरीन अपनी तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। अच्छा, अब वो कहता है हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डाइपोल
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ है। और इस कंपाउंड का नेट डाइपोल है, और अगर इसका नेट डाइपोल है तो ये पोलर नेचर का है। अब जरा इसके साथ वाला स्ट्रक्चर देखो, BeCl2, Be से Cl की तरफ एक डाइपोल बनाया और फिर Be से Cl की तरफ दूसरा डाइपोल बनाया। ये दोनों डाइपोल इक्वल है और अपोजिट है, कट जाएंगे। अगर कट जाएंगे तो नेट डाइपोल आएगा आपका 0। अगर ये कट जाते हैं तो नेट डाइपोल आता है आपका 0, और ये नॉन पोलर नेचर के हो जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आई? बोलो। ये सर आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखो BeCl2 और AlCl3 का। चलो मैं पहले आपको BeCl3 समझाता हूँ। BeCl3, ये Be क्यों बोल रहा हूँ मैं, BeCl3 और AlCl3। BeCl3 ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, यहाँ सारे एंगल 120 डिग्री के होते हैं, मैंने आपको बताया था। B जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और क्लोरीन जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव से इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ डाइपोल जाएंगे तीनों। ठीक है, अब ये जो दो डाइपोल है ना, इन दोनों डाइपोल का रिजल्टेंट ये निकल कर आएगा। कैसे? याद करो, हमने फिजिक्स में पढ़ा था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, याद है? ये सर याद है। तो ये दो वेक्टर है बेटा, को इनिशिएटिव वेक्टर, और इनका रिजल्टेंट है ये। देखो क्या हुआ, इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री का। मान लो ये एक वेक्टर है P और ये भी एक वेक्टर है P, ठीक? यस सर। तो रिजल्टेंट क्या होगा जो मेरे को यहाँ पर निकालना है, ये वेक्टर R है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? √P² प्लस P² प्लस 2PP cos 120 होगा। ठीक है, हाँ 120। अब 2P² तो एक तरफ ले लो, प्लस तुम जानते हो ये भी 2P² बन गया। क्या तुम जानते हो कि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2? यस सर, मैथ्स में पढ़े। अगर 2 से 2 गया तो अंदर रह गया 2P² माइनस P²। 2P² माइनस P² क्या होगा? √P²। यस सर। तो रिजल्टेंट तो P आ गया बेटा तेरा। हाँ। और अगर रिजल्टेंट P है तो वो P ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी P है, ये जो है ये भी P है, तो ये तो कट जाएंगे। कटेंगे कि नहीं? कट जाएंगे सर। बता ठीक है गलत है? ठीक है। अच्छा, अब इस केस को देख और इस केस को देख, सेम है? हाँ सर सेम है। नेट डाइपोल 0 हो जाएगा। हाँ। बात ठीक है गलत है? ठीक है पक्का? सर ठीक ही है। चलो देख लो। अब नीचे देखो। अब बेटा यहाँ पर भी तुम कह सकती है कि भैया हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ 3-3 बॉन्ड जा रहे हैं, तो इसका नेट जो होगा वो यहाँ जाएगा ऊपर। बोल बेटा। सर कैसे लेना, मुझे पहले भी समझ में नहीं आया था। देख भैया, हाइड्रोजन है, ये एक और हाइड्रोजन है, ये एक और हाइड्रोजन है, ठीक? हाइड्रोजन हाँ। के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एक बॉन्ड बना, ठीक? हाँ ठीक है। यहाँ से भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एक बॉन्ड बना, ठीक? ठीक है। यहाँ से भी हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ एक बॉन्ड बना, ठीक है सर। अब ये तीनों के तीनों ऊपर ही तो जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट, इनका जोड़ कहाँ होगा? सम ऊपर होगा। हाँ अब आगे समझ तो ये ब्लू कलर का ऊपर बना रखा है और ये रेड कलर का जो है ये नीचे जा रहा है। अब 0 तो नहीं आएगा एग्जैक्ट आंसर, हाँ कम हो जाएंगे, है ना? हाँ सर।
ठीक है, अब इसी तरीके से मैंने सिलिका के चारों ओर लगाए, लेकिन इस बार क्लोरीन लगाए। क्लोरीन ज्यादा नेगेटिव है, तो एरो देख बेटा, दोनों में एरो की डायरेक्शन उल्टी है। उल्टी है? हाँ इसमें सर था, उल्टी। इसमें रिजल्टेंट ऊपर था, इसमें रिजल्टेंट नीचे जाएगा, लेकिन ओके कटेगा तो वो भी। तो इसमें ठीक है नेट सर। डाइपोल कम आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, कम आएगा। ठीक है? ठीक है सर। अच्छा अच्छा, अब एक केस मैं ऐसा ले रहा हूं जिसमें लोन पेयर हो। अभी तक तुमने लोन पेयर नहीं देखा पोलैरिटी वाले केस में। देखो, दिखाई दे रहा है लोन पेयर? दिख रहा है सर। तो तू यूं कह सकते हैं कि भैया लोन पेयर का भी अपना एक छोटा सा डाइपोल होता है। देख, बहुत कम होता है इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन होता है। हाँ अब H से N की तरफ 3 डाइपोल जा रहे हैं, तो तीनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा। हाँ सर जाएगा। लेकिन जब दूसरा केस देखता हूं तो N से F की तरफ 3 डाइपोल नीचे जा रहे हैं, तो इसका रिजल्टेंट नीचे जाएगा। हाँ सर। अच्छा, ये किसका है? लोन पेयर का डाइपोल। अब मान ले एग्जाम्पल के तौर पे इन तीनों का जो सम था वो 500 था, लोन पेयर का 5 था। लोन पेयर का है तो बहुत कम, लेकिन सेम डायरेक्शन हाँ होने की वजह से उसमें ऐड तो होगा। हाँ सर होगा ऐड। ऐड होके 505 हो जाएगा। यस सर। दूसरे केस में देख, तीनों नीचे जा रहे हैं, हाँ सर। तो नीचे जाएंगे तो नीचे 500 होगा, और ये वाला ऊपर 495 हो जाएगा। 495। तो ज्यादा किस में है? NF3 में, NH3 में? NH3 में। NH3 में। क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, फिर भी NF3 का डाइपोल NH3 से कम क्यों होता है? तो आपको आंसर देना है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन के NH के जो वो रिजल्टेंट होता है डाइपोल्स का, उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। हाँ ठीक है। सर ठीक है सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये जो लोन पेयर का डायपोल है सर, इसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चली? लोन पेयर का? सर अच्छा, ये लोन कौन है? पे कौन सर समझदार है पहले गुंजन। बताओ। शाबाश। कौन सी गुंजन? पार्ट 1 पार्ट 2? सर पार्ट 1। गुंजन बेटा एक बात बता, हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन? सर नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींचेगा? नाइट्रोजन। तो एरो किसकी तरफ होगा? ऊपर की तरफ, मतलब नाइट्रोजन की तरफ। तो ये तीनों के तीनों ऊपर जाने का रिजल्टेंट कहाँ होगा? सर ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है उसका, उसकी डायरेक्शन ऊपर क्यों है? हाँ ये तो दोनों में सेम रखी है बेटा मैंने। लोन पेयर तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये मतलब, ये लोन पेयर का मतलब है अपना देता हुआ नेचर दिखा रहा है। ठीक है, मान लें यहाँ पर कोई आया क्लोरीन, तो ये उसको अपना ये लोन पेयर देगा, तो इसका डाइपोल ऊपर की तरफ रहेगा। अच्छा। हाँ, ये तो तूने क्वेश्चन अच्छा पूछा है, शाबाश। कि लोन पेयर की डायरेक्शन ऊपर क्यों होगी? लोन पेयर की डायरेक्शन, अच्छा या तो फिर तू लोन पेयर की डायरेक्शन, ठीक है, ये क्यों कह रही है कि लोन पेयर की डायरेक्शन नीचे सेट कर दी तो सारा आंसर उल्टा हो जाएगा, है ना? यस सर। हाँ, ये तो बात मैंने ठीक पूछी। लेकिन लोन पेयर की डायरेक्शन बेटा इसमें हम अपवर्ड ही लेते हैं। इसका मतलब ये नाइट्रोजन से नेगेटिव कैरेक्टर निकल रहा है। इसको बेटा एक बार ये काम करो, इसको फिर भी प्रॉब्लम में रखो, इसका मैं और अच्छा आंसर निकाल के दूंगा। ठीक है, ओके सर। ये एनसीईआरटी का आंसर मैंने लिख के डाला है बेटा, देखो यहाँ पर। अब मेरी बात सुनो, इस चैप्टर का काफी हिस्सा आपका कवर हो गया, तो मैं आपको इस चैप्टर नोट्स भेज रहा हूँ आज टेलीग्राम पे। ठीक है? ठीक है, ओके सर। एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ तक की वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ मैं। एक तो आपको पहले भेज रखी है, याद है 2 वीडियो बनाई थी, 1.5 घंटे की और 1 आधे घंटे की, वो कंप्लीट कर ली?